हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज की क्लास हमारी जो फिजिक्स की कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे रॉकेट नोदन, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉकेट प्रोपल्शंस। तो रॉकेट प्रोपल्शन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? जो रॉकेट प्रोपल्शन है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और इसी सिद्धांत पर क्या करता है, ये काम करता है। ओके, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल राज कोचिंग क्लासेस का। टॉपिक हमारा आज का है फिजिक्स का गति के नियम, जो चैप्टर है उसका रॉकेट प्रोपल्शन या रॉकेट नोदन। आप उधर क्या कर रहे हैं? इधर आके बैठी क्लास में, चलिए आइए। तो रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट नोदन है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको जो भी मैं नई वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशंस के ज़रिए आपको उसको कंटिन्यू देख सकते हैं वीडियो को, और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो मैं अपने इस वीडियो में अपने जो भी टॉपिक होती है उसमें मैं डेरिवेशंस भी करवा रहा हूँ। आप लोगों को एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उसको बता रहा हूँ। वीडियो को ना तो लंबा कर रहा हूँ ना तो उसको खींच रहा हूँ। उसी टॉपिक बेस पर आप लोगों को एक एक चीज़ को डिटेल्स करते हुए शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कैसे एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक, तो रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट नोदन, द फिनोमिनन ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन। तो किस पर आधारित है? रॉकेट नोदन जो होता है या रॉकेट प्रक्षेपण, इसको हम रॉकेट प्रक्षेपण भी होते हैं। जैसे कोई भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है ना, तो उसको रॉकेट प्रक्षेपण होते हैं। तो रॉकेट नोदन या रॉकेट प्रक्षेपण जो है ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। द फिनोमिनन ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, अब देखिए रॉकेट जब ऊपर कैसे जाता है, क्योंकि उसमें एक फ्यूल टैंक होता है जिसमें फ्यूल भरा रहता है। एक्चुअल में जो रॉकेट जब हम किसी भी स्टेशन से लॉन्च करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में फ्यूल भरा जाता है। वो आप मोशन ऑफ सैटेलाइट में देखेंगे तो जितना डिस्टेंस रहता है उसका फ्यूल जलता है, नीचे गिर जाता है। फिर उसके स्टेप बाय स्टेप हम फ्यूल बढ़ते हैं, उतना ही डिस्टेंस कवर करने के बाद लास्ट में जो होता है रॉकेट का छोटा सा हिस्सा स्पेस में जाके क्या करता है, वो सेट मोशन करता है। तो रॉकेट नोदन जो है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इसमें जो फ्यूल टैंक होता है, ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द कंबशन चेम्बर, ड्यू टू बर्निंग, देखो इसमें मैंने फ्यूल होगा वो बर्न होगा, वो किस में रखा जाता है, कंबशन चेम्बर या फिर फ्यूल टैंक बोलते हैं। तो ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द कंबशन चेम्बर ऑफ रॉकेट, हॉट एंड हाईली कंप्रेस्ड गैसेस, हॉट एंड हाईली कंप्रेस्ड गैसेस एस्केप थ्रू द एग्जॉस्ट नोजल विथ हाई स्पीड। ठीक है, तो रॉकेट का जो दहन कक्ष होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रॉकेट का जो दहन कक्ष होता है इसको हम बोलते हैं कंबशन चेम्बर में जब फ्यूल को हम जलाते हैं या जलाया जाता है तो इससे जो गैसेस उत्पन्न होगी और रॉकेट के जो नीचे है जो जेट नली होता है इसमें मैक्सिमम वेग से क्या होती है, बाहर निकलती है। जैसा आप देख रहे हैं, मान लो यहाँ पर फ्यूल टैंक में है, जब फ्यूल टैंक में हम गैस को बंद किया जाता, जला जाता है, तो ये जो जेट नली से गैसेस जो है नीचे की ओर मैक्सिमम वेलोसिटी से क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? नीचे ड्यू टू द वेरी हाई मोमेंटम एक्वायर्ड, इसके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा संवेग। ड्यू टू हाई मोमेंटम एक्वायर्ड बाय गैसेस इन बैकवार्ड, क्या लिखोगे, ड्यू टू द वेरी हाई मोमेंटम एक्वायर्ड बाय गैसेस इन बैकवार्ड द rocket acquired equal amount of momentum in the forward directions which result in the forward motion in rocket। देखिए जैसे फ्यूल टैंक में या कंबशन चैम्बर में गैस को जलाया जाता है तो जो नीचे जेट नली रहता है, गैसेस बहुत बाहर से
निकलती है। ठीक है, तो गैस को पीछे की ओर अत्यधिक संवेग प्राप्त होता है। नीचे जैसे गैस निकलती है रॉकेट में, उसको अत्यधिक संवेग प्राप्त होता है, तो उतने ही परिमाण में रॉकेट को आगे की ओर संवेग प्राप्त होता है। जब गैस जलता है, नोजल से बाहर निकलता है, तो जितना संवेग उसको मिलता है, उतना ही परिमाण में, उतने ही मैग्नीट्यूड का संवेग रॉकेट को आगे की ओर प्राप्त होता है, और जिसके कारण रॉकेट क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक टॉपिक? कि जब कंबंशन चैम्बर में फ्यूल को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो जेट नली से अत्यधिक तीव्र वेग से गैस बाहर निकलती है, जो संवेग प्राप्त होता है, उतना ही संवेग रॉकेट को मिलता है, और वो रॉकेट उसके कारण क्या होता है, आगे की ओर गति करता है। ठीक है, क्या लिखो गया, विच रिजल्ट इन द फॉरवर्ड मोशन ऑफ रॉकेट, विच रिजल्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड मोशन इन रॉकेट। ठीक है, द मास ऑफ रॉकेट स्टार्ट डिक्रीजिंग ड्यू टू द एस्केप ऑफ गैसेज। अब देखिए, जब फ्यूल भरेंगे अपन, फ्यूल भरते हैं और फ्यूल जब बर्न होता है तो गैस होता है, गैस उत्पन्न होता है, गैस निकलता है, तो रॉकेट का द्रव्यमान कम होता है। द मास ऑफ रॉकेट स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो जो रॉकेट का जो द्रव्यमान है, गैसों के निकलने का कारण रॉकेट का द्रव्यमान क्या होता है, कम होने लगता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, एज रिजल्ट ऑफ विच इट्स एक्सेलरेशन, एज रिजल्ट विच इज एक्सेलरेशन F इक्वल टू एम ए, तो A इक्वल टू एफ बाई एम। ये द्रव्यमान में कमी होती है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, बढ़ता है। जो रॉकेट में गैसेस जलती है, जलने के रॉकेट का द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, एक्सीलरेशन बढ़ने लगता है, जिससे वेग भी बढ़ने लगेगा, और जैसे ही एक्सीलरेशन इंक्रीज होता है, एक्सीलरेशन या त्वरण के बढ़ने के कारण वेग भी बढ़ने लगता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये आपका जो था प्रिंसिपल था। ठीक है, बेस था। अब अपन डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेशन, जिसको बोलते हैं व्यंजक। माना कि देखो, आपने 3 लाइन बनाया है, 3 डायग्राम बनाना है। एट टाइम t इक्वल टू 0 द मास ऑफ रॉकेट कितना है, m0। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पर रॉकेट का द्रव्यमान कितना है था, m0, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v0। ठीक है, क्या लिखोगे, माना किसी क्षण t बराबर 0 पर रॉकेट प्लस ईंधन, देखिए अभी इसमें रॉकेट है और ईंधन है, दोनों का संयुक्त द्रव्यमान m0 है। ठीक है, माना कि t इक्वल टू 0 पर, टाइम इक्वल टू 0 पर रॉकेट धन ईंधन का कुल द्रव्यमान कितना है, m0, और इसका जो वेग है पृथ्वी के सापेक्ष कितना है, v0। ठीक है, क्या लिखोगे, लेट द टाइम t इक्वल टू 0 द टोटल मास ऑफ रॉकेट, द टोटल मास ऑफ रॉकेट एंड फ्यूल बी m0 एंड द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बी v0। क्लियर हुआ? पहला कंडीशन क्लियर हुआ। रॉकेट प्लस ये क्या था, रॉकेट प्लस फ्यूल। ठीक, इसका मास कितना था, m0, और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है, v0। क्लियर हुआ? पहला कंडीशन। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ पर लिख लिया अच्छे से। तो पहला जो रॉकेट का डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें m0 क्या था, मास था, किसका किसका, रॉकेट और फ्यूल का। ठीक है, और v0 क्या था, इसकी वेलोसिटी थी, v0 की थी, क्या थी इसकी वेलोसिटी थी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब हम दूसरा कंडीशन देख रहे हैं। दूसरा कंडीशन आप क्या देख रहे हैं, जब समय बढ़कर कितना हो गया, t हो गया। पहले क्या था, समय t बराबर 0 था, उसमें हमने मास देखा, मास किसका था, रॉकेट और फ्यूल दोनों का था। अब जब समय t इक्वल टू t हो गया, अब क्या कंडीशन हो गई, इनिशियल पोजीशन देखे थे जब फ्यूल बर्न नहीं हुआ था। सेकेंड कंडीशन, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t, अनदर इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल टू t, अन्य क्षण t बराबर t पर ईंधन के जलने के कारण
ड्यू टू कंबंशन ऑफ फ्यूल, ईंधन के जलने का कारण, मतलब ड्यू टू कंबंशन ऑफ फ्यूल, मास एंड वेलोसिटी रॉकेट भी कितना हो जाएगा, mnv। ये क्या होगा, कंबंशन ऑफ फ्यूल, ठीक है, मास ऑफ रॉकेट m एंड वेलोसिटी। रॉकेट के अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है, उसके फ्यूल के जलने के कारण अब रॉकेट का मास कितना होता है, m, वेलोसिटी कितनी होती है, v। और ये आप देख रहे हैं टाइम टी, vg क्या है, एग्जॉस्ट गैसें हैं। जब द्रव्यमान फ्यूल जलता है तो जेट नली से गैसेस बाहर निकल देती हैं। क्या लिखोगे इंग्लिश में, अनदर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी ड्यू टू कंबंशन ऑफ फ्यूल मास एंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट बिकम m and v रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें क्या है, m इज लेस देन, क्या सेकंड कंडीशन में, m इज लेस देन m नॉट एंड v इज ग्रेटर देन, किसका होगा, v नॉट। मास कम हो रहा है क्योंकि फ्यूल जल रहा है। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, ये इसका फ्यूल जल रहा है, मास कम हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, वेलोसिटी कम थी। अब देखिए, क्लियर हुआ यहाँ तक, बहुत क्लियर टॉपिक है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आराम से लिखिए। आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, बाकी अपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नेट की एग्ज़ाम की तैयारी करवा देंगे, न्यूमेरिकल्स करवा देंगे। अब कि माना कि समय अंतराल t और t प्लस dt के मध्य ईंधन का, ठीक है, dm द्रव्यमान, क्या लिखे अपन, t और t प्लस dt में मध्य ईंधन का dm द्रव्यमान क्या करता है, जल जाता है। लेट, क्या लिखोगे, dm be the mass of fuel, let dm be the mass of fuel which burn out between the टाइम इंटरवल t and t plus del t। क्या लोगोगे, लेट dm be the mass of fuel which burn and between the टाइम इंटरवल t and tt। माना कि समय अंतराल t और t प्लस डेल टी के मध्य इंजन का dm द्रव्यमान क्या होता है, जल जाता है, जिससे रॉकेट का वेग किससे होता है, v से v प्लस dv हो जाता है। द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इंक्रीज फ्रॉम v टू dv। ठीक है, तो जल जाता है, जलने के बाद रॉकेट का वेग कितना होता है, v से v प्लस dv हो जाता है। क्लियर हुआ, क्या लिखोगे, माना कि समय अंतराल t और t प्लस डेल टी के मध्य ईंधन का dm द्रव्यमान जल जाता है। लेट dm be the mass of fuel which burn out between the time interval t and t plus, जैसे जिससे रॉकेट का वेग v से बढ़कर v हो जाता है। द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इंक्रीज फ्रॉम v टू v प्लस dv। क्लियर हुआ है ऐसे। अब मान लो गैसें रॉकेट के सापेक्ष है u वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, जो गैसेज है ना, जो माने उसमें ईंधन जल रहा है तो गैसेज जो बाहर निकलेगी तो u वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर निकलती है। किस वेग से निकलती है, u वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर निकलती है। गैसेज जो होती है और रॉकेट में जब फ्यूल जलता है तो गैसें निकलती है किस वेग से, u वेग से नीचे की ओर निकलती हैं। क्लियर हुआ। तो रॉकेट में जो फ्यूल जल रहा है, इस फ्यूल के जलने के कारण गैसेज जो है u वेलोसिटी से नीचे की ओर बाहर निकलती है। ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या लगाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रॉकेट फ्यूल सिस्टम एट t इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, चलिए लिखिए, आप लोग लिखिए। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ रॉकेट फ्यूल सिस्टम, मोमेंटम ऑफ रॉकेट फ्यूल सिस्टम एट t। क्लियर। क्या लिखोगे, मोमेंटम ऑफ रॉकेट है,
मोमेंटम ऑफ रॉकेट फ्यूल सिस्टम एट टाइम t, है ना। अब क्या निकालोगे, इक्वल टू का मोमेंटम ऑफ रॉकेट फ्यूल सिस्टम एट टाइम momentum of get fuel system at time t plus, ठीक है। मोमेंटम निकालेंगे समय t पर, मोमेंटम जब बढ़ के समय t प्लस डेल टी हो जाता है तो कितना निकालोगे, मास कितना है समय t पर, मास और वेलोसिटी, समय t पर मास m था, वेलोसिटी v थी, तो निकालेंगे m v। क्लियर हुआ। मोमेंटम ऑफ क्या लिखोगे, मोमेंटम ऑफ रॉकेट फ्यूल सिस्टम एट टाइम t, मोमेंटम ऑफ रॉकेट फ्यूल सिस्टम एट टाइम t, मास v वेलोसिटी v m v। अब क्या निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ रॉकेट फ्यूल सिस्टम ऑफ टाइम t प्लस डेल टी, ठीक है। तो कितना निकालोगे, टोटल मास m माइनस डी एम, इसमें से हम कितना निकाले थे, माना कि उसका dm फ्यूल क्या होता है, बर्न हो जाता है, तो मास कितना था उसका टाइम t पर कितना था m, तो मास कितना फ्यूल जला dm, तो टोटल मास कितना होगा m इंटू डी एम, और वेलोसिटी कितनी बढ़ गई इसकी v प्लस डी वी, ठीक है, v प्लस डी वी और प्लस गैस का वेग डी एम इंटू माइनस वी जी, ठीक है, v प्लस डेल वी। चलिए m को v से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, m को v डी वी से, ठीक है। देखिए ये दोनों कैंसल होंगे आके, कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू एम डी वी माइनस वी इंटू डी एम माइनस डी एम इंटू ए जी, ये हमारा निकल गया टी और टाइम टी प्लस जे टी पे। क्लियर। तो अब देखिए यहां तक कोई डाउट किसी को। अब देखिए डीएम और डीवी बहुत छोटी राशि है, अतः इसकी हम उपेक्षा करेंगे। क्या है, डीएम बहुत छोटी राशि है तो इसका हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, नेगलेक्ट, ठीक है। निगेटिव डीएम डीवी ड्यू टू निगेटिव वैल्यू वी हैव, ठीक है। कोई डाउट? चलिए अब हम क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू एम डी वी माइनस इसमें हम निकालिए डी एम और v प्लस वी जी। कोई डाउट? तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, एम डी वी इज इक्वल टू v प्लस वी जी डी एम, ठीक है, v प्लस डी वी डी एम। अब देखिए एम डी वी इक्वल टू यू डब्ल्यू प्लस, मैं बताया कितना वेग कितना होता है गैस का, u वेग से बाहर निकलती है। जब कंबंशन चेम्बर में जब गैस जलता है तो गैसें u वेग से बाहर निकल जाती है ना। तो टोटल हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए v प्लस वी जी इज इक्वल टू क्या निकलेंगे u, तो हमारे पास क्या हो जाएगा m डी वी इक्वल टू यू डी एम, ठीक है। मैंने शुरू में क्या बताया था कि जब कंबंशन चेम्बर में गैस जलता है तो जेट नाली से गैस यू वेग से
बाहर निकलती है। मान लो कि गैसें रॉकेट के सापेक्ष u वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर निकलती, लिखवाया था मैंने। तो v प्लस वी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो हमको क्या लिया, एम डी वी इक्वल टू यू डी एम। इसको आप निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपको दिख रहा है वीडियो में इधर से, एक मिनट। हाँ ठीक, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्या होगा, u प्लस डी ए क्या होगा, v प्लस वी जी वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। u क्या है, लिख देते हैं u इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस with respect to rocket। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। अब अच्छे से देख लीजिए, अब हम निकालेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट ऑफ एनी इंस्टेंट। टीवी धीरे कर दो। ठीक है, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट u, है ना। अब देखिए, अब हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट। इसको अच्छे से कर लिए। तो मिटाते हैं। क्या लिखेंगे अपन, अगला टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट। लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एन इंस्टेंट। ठीक है, ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, देखिए जो फ्यूल भरा रहता है उसके जलने के कारण द मास ऑफ रॉकेट डिक्रीज। जब ईंधन जलता है तो रॉकेट का द्रव्यमान क्या होता है, कम हो जाता है। बट इट्स वेलोसिटी, मास कम होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होता है। जब रॉकेट के फ्यूल टैंक में जो फ्यूल भरा रहता है उसके लगातार जलने के कारण उस रॉकेट का द्रव्यमान कम होता है, और द्रव्यमान कम होगा तो त्वरण बनेगा, उससे वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन जो हम निकाले थे उसको हम कैसे लिखेंगे, एम डी वी, क्या लिखेंगे, एम डी वी इक्वल टू माइनस यू डी एम। एम क्या है, मास ऑफ रॉकेट है, ठीक। यू क्या है, गैस है, वेलोसिटी ऑफ गैस है ना, v प्लस वी जी किसके रिस्पेक्ट में, रॉकेट के रिस्पेक्ट में। dm क्या है, ये जो बर्न हो रहा है गैस, dv क्या है, उसकी वेलोसिटी। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे क्योंकि फ्यूल टैंक के फ्यूल के जलने का मास कम होता है, वेलोसिटी बढ़ता है क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ता है। ठीक है, अब हम dv की वैल्यू निकाल लेंगे। dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस यू और एम डी एम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। चलिए करिए, किसमें, वेलोसिटी
वी नॉट वी डी वी इक्वल टू माइनस यू बाय एम। ठीक है, अब देखिए वी नॉट इज द वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, सॉरी वी नॉट वेलोसिटी किसका था, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, और वी क्या था, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट था। ठीक है, अब मास एम नॉट क्या था, किसका था मास एम नॉट, रॉकेट प्लस फ्यूल इनिशियल, और जब फ्यूल जल रहा था तब मास एम था, और ये डी है। इसको हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लिए तो हो जाएगा वी, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट है। इसमें हम माइनस यू बाई एम को बाहर निकाल देते हैं, सॉरी माइनस यू को बाहर निकालते हैं तो 1 बाई एम डी एम बचता है, ये एम नॉट एम, एक बार वी रखिए एक बार वी नॉट रखिए, माइनस यू ये हो जाएगा लॉग एम, एम और एम नॉट, तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस यू, एक बार लॉग m रखेंगे एक बार लॉग m नॉट। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, ये इसको ऐड, चलिए पहले लिख देते हैं, माइनस यू लॉग m प्लस यू लॉग एम नॉट, इसको ऐड कर दिए, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग एम नॉट माइनस यू लॉग एम। क्लियर, कोई डाउट। अब लॉग की प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, यहां लिख देते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट, है ना, और बाहर निकाल लीजिए u, तो क्या बचेगा लॉग एम नॉट माइनस लॉग एम, तो क्या होगा v इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग एम नॉट अपॉन एम। ये हमको वेलोसिटी निकल गई है। ठीक है, अब देखिए इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट बी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट इफ इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, वी नॉट इक्वल टू जीरो, तो वी हो जाएगा कितना, यू लॉग ये वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आ गया। कोई डाउट, अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, कॉपी कर लीजिए। क्लियर, अब हम निकालेंगे थ्रस्ट ऑफ रॉकेट। क्या निकालेंगे, थ्रस्ट ऑफ रॉकेट। ओके, क्या निकालेंगे, थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट, प्रणोद, गैसों के नीचे के निकलने था।
क्या लिखेंगे? थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट। ठीक है, देखिए गैसों के लगातार नीचे की ओर निकलने का रॉकेट में जब ईंधन जलता है तो रॉकेट ऊपर जाता है, गैस नीचे आता है, क्योंकि उसका मास कम हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ता है। ठीक है, तो रॉकेट पर जो ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, जैसे ही गैस नीचे निकलता है, गैसों के लगातार निकलने के कारण रॉकेट पर ऊपर की ओर बल लगता है। इस लगने वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं? प्रणोद या थ्रस्ट बोलते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट, क्या लिखोगे? द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इज नोन एज थ्रस्ट। ठीक है, तो हमने क्या निकाला था? एम डी वी इक्वल टू माइनस यू डी एम, ये हमने फॉर्मूला देखा था। अब हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय डी टी बोथ साइड, डी टी, तो एम और डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी। ठीक है, ये क्या है? एम ए, डी वी बाई डी टी क्या होता है? एम ए, तो एम इंटू ये जो आएगा एम ए इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, और ये क्या होता है? एफ, न्यूटन से एफ इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी। यही होता है रॉकेट पर प्रणोद या फिर धक्का, क्योंकि ये क्या है? डी वी बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर एक्सीलरेशन आता है, तो ये हो जाता है एम ए इक्वल टू एफ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अतः किसी रॉकेट, क्या लिखोगे? अतः या किसी तरह रॉकेट पर, क्या लिखोगे? अतः किसी रॉकेट पर या किसी क्षण रॉकेट पर प्रणोद निकलने वाली गैस, किसी क्षण रॉकेट पर प्रणोद निकलने वाली गैसों के वेग, निकलने वाली, ये क्या है? निकलने वाली गैसों का वेग, ठीक है, उसी दाब ईंधन के दहन की दर के बराबर होता है। क्या लिखोगे? अतः किसी क्षण रॉकेट पर प्रणोद निकलने वाली गैसों के वेग, गैसों का वेग यू लिए थे, निकलने वाली गैसों के वेग यू और उसी दाब ईंधन के दहन की, उसी दाब ईंधन के दहन की दर के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? देयरफॉर द थ्रस्ट on the rocket is given by the product of rate of combustion of fuel, the product of rate of combustion of fuel and the velocity of exhaust gas। ठीक है, velocity of exhaust gas क्या लिखोगे? the thrust on the rocket is given by the product of rate of combustion of fuel and the velocity of exhaust gas। exhaust gas में निकलने वाली गैस को क्या, ठीक है, ईंधन के दहन की दर और उस रॉकेट के वेग के बराबर होता है। तो निगेटिव साइन अब यहाँ आ रहा है। व्हाट इज द रिप्रेजेंट ऑफ निगेटिव साइन? तो निगेटिव साइन इस चिन्ह को व्यक्त करता है कि प्रणोद माने धक्का या बल और निकलने वाली गैसों की क्या है? वेग की दिशा विपरीत है। रॉकेट पर ऊपर की ओर बल लग रहा है और गैसेस नीचे लग रही है, तो F और ये U दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको ऋणात्मक चिन्ह यहाँ व्यक्त करता है। क्या लिखोगे? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, क्या लिखोगे? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट थ्रस्ट एंड वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस एंड डायरेक्टेड इन अपोजिट, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस एंड डायरेक्टेड ऑन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो जो निकलने वाली गैस है और रॉकेट पर जो प्रणोद होता है, उन दोनों की दिशाएं विपरीत है, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आया है। क्लियर हुआ है इसको? ठीक है, यदि रॉकेट का नीचे की ओर भार, यदि रॉकेट ऊपर जा रहा है लेकिन भार उसका नीचे हो, तो रॉकेट पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? यदि रॉकेट पर का भार नीचे की ओर हो तो रॉकेट पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? बताइए। यदि if the weight of rocket mg, तो रॉकेट पर ये प्रणोद है, ऊपर लगने वाला बल है, तो उसका भार कितना हो जाएगा? बताइए। u
dm बाय dt माइनस mg। ठीक है, रॉकेट का वेट हमें मालूम हो तो रॉकेट पर ऊपर लग देना। तो ऋणात्मक चिन्ह समझ गए कि क्या होता है, निगेटिव साइन समझ गए कि ऋणात्मक चिन्ह इस बात का द्योतक है कि ए और यू की दिशाएं मानेगी त्वरण और गैस के निकलने की दिशाएं विपरीत हैं। तो रॉकेट का त्वरण को अधिक होने के लिए क्या होना चाहिए, dm बाई dt का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात ईंधन के दहन की दर अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसका मान अधिक होने के लिए इसका मान अधिक होना चाहिए, माने रॉकेट में जो ईंधन होता है उसके दहन का दर मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, एक का परिमाण अधिक होने के लिए या बल का ऊपर की ओर जो बल लग रहा है ना रॉकेट पर ऊपर की ओर, वो अधिक होने के लिए रॉकेट में जो दहन की दर की परिमाण जो मैग्नीट्यूड अधिक होना चाहिए। ठीक है, और u का मान भी अधिक होना चाहिए, माने ये जो u है, f इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू u, f इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू dm बाई dt। तो u अधिक होना चाहिए ना, मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी से गैस को बाहर निकलना चाहिए, तभी क्या होगा, रॉकेट पर ऊपर की ओर त्वरण लगेगा, रॉकेट ऊपर जाएगा। ठीक है, और फ्यूल कक्ष में क्या होना चाहिए, फ्यूल कक्ष में दहन की दर कंबंशन रेट ऑफ कंबंशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने ये सब देखा। अब रॉकेट का त्वरण निकाल लिए हम, त्वरण तो ऐसे ही निकालेंगे ना अपन, त्वरण कैसे निकालेंगे, एक मिनट, जो मैक्सिमम है वही तो त्वरण है, यही तो त्वरण है। ठीक है, ये हो गया एक्सीलरेशन। तो मतलब हमने इसको m से मल्टीप्लिकेशन किया है, m dv बाय dt इक्वल टू माइनस u क्या हो जाएगा, dm बाय dt, यही है ना। क्लियर। तो ये हो गया dv बाई dt इक्वल टू माइनस u बाई m dm बाई dt, मतलब एक ही है। ठीक, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। हमने वहाँ वाला फोर्स निकाल लिया था। ठीक, तो a का मान अधिक होने के लिए u का मान अधिक होना चाहिए, माने गैस अधिक तेजी से निकलना चाहिए। a का मान अधिक होने के लिए m का मान कम होना चाहिए, है ना, मास। और a का मान अधिक होने के लिए ईंधन के दहन की दर अधिक होना चाहिए, कंबंशन रेट ऑफ कंबंशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, हम उम्मीद ये करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज की क्लास जो है आज हम एंड करते हैं यहीं पर। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, कोलिजन, टक्कर। तो कोलिजन कितने प्रकार के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, प्रत्यास्थ संघट, अप्रत्यास्थ संघट है। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए, स्किप ना करिए। और हम जो वीडियो को जो बता रहे हैं, एक एक चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। बाकी इसमें हम इतना डिटेल बना सकते हैं, वीडियो को और अधिक लंबा कर सकते हैं डिटेल के, लेकिन देखिए इतना ही समझना पर्याप्त है, सफिशिएंट है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। बाकी हम IIT JEE और नीट के लिए स्पेशल अलग से क्लास वीडियो बना देंगे, इसके लिए उसको न्यूमेरिकल्स बना देंगे, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी डिटेल कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।